वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था और हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आया था? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो ये रिजल्ट आता है जब कोई बॉडी वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन कर रही हो, तो इलास्टिक कोलिजन करते टाइम उस बॉडी के पास जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का ये टर्म आता है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होने चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में जो v1 और v2 हैं ये हमारे पास अननोन होते हैं, तो इनका रिजल्ट कैलकुलेट करना होता है हमें। तो इनके रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और यहां से आप v1 की कैलकुलेट कर दीजिए वैल्यू या v2 की। इसी क्वेश्चन में फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। इसको आप क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लीजिए और हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की क्वेश्चन आई थी, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड में m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या था, m2 m1 v1 प्लस m2 v2। और ये किसका रिजल्ट आया था, ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो वन डायमेंशन में। और इसी रिजल्ट में वन वन वाले टर्म को हमने एक तरफ कर लिया था और हमारे पास रिजल्ट आया था m1 इज u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। अब यहां से क्या कीजिए, इस v2 की प्लेस पे इस रिजल्ट को पुट कर दीजिए, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2। u2 आपके पास 2 टाइम्स हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1 माइनस प्लस m2 v1 और माइनस 2 m2 u2, क्योंकि u2 वाले टर्म 2 हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और आपके पास इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अंदर m2 का। इनके साथ साथ यहां से जो आपका u1 वाले टर्म एक तरफ कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा m1 और u1 माइनस m2 u1 इज इक्वल टू m2 v1 प्लस m1 v1 और इस वाले टर्म को भी इधर भेज दीजिए प्लस 2 m2 u2, ठीक है। और करके इसी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे v1 और यहाँ अंदर क्या रहेगा m1 प्लस m2 और ये पूरे के पूरे टर्म को ऐसे, यहाँ से u1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि u1 m1 माइनस m2
और प्लस 2m2u2। ये पूरा का पूरा टर्म इन दोनों के अपॉन में चले जाएगा डिनोमिनेटर में। तो जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। तो इसी से हमने क्या कर दिया, जो आफ्टर कोलिजन पहले वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी तो वो ये होगी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मास। फर्स्ट मास मतलब कोई जो पहला m1 होगा, m1 ऑब्जेक्ट। कहीं पे कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे कैलकुलेट करा। सिमिलरली हम लोग को अभी यहाँ से v2 के वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो v2 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से जैसे हमने v2 को कैलकुलेट करा वहां से v1 निकाल लेंगे। तो जब v1 का रिजल्ट इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें को मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1 प्लस u2। इसको आप थर्ड इक्वेशन कह सकते हैं। और ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। कहीं पर हमारे पास m1 m2 मासेस गिवन हो, कहीं पे वेलोसिटीज गिवन हो, और कहीं पर ये सारी आ रहे समझ में, यस गुड। तो यहां से वैल्यू को v1 निकाल के अब सेम एज जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया था, मोमेंटम इज कंजर्व, इसी क्वेश्चन को यूज करके आप यहाँ इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इसको आप, मैं सर्कल कर देता हूँ कौन सी क्वेश्चन में रखना है, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोग इस पूरे रिजल्ट को निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमें इसके फाइनल रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फाइनल रिजल्ट में थोड़ा सा कुछ हम लोग मैनिपुलेट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सचेंज m1 with m2 and u1 with u2। अगर आप इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले में इनको चेंज कर देंगे, m1 की जगह पे m2 आ जाएगा, m2 की प्लेस पे m1 आ जाएगा, और u1 के प्लेस पे u2 और u2 की प्लेस पे u1, तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 m1 प्लस m2 u2 और प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। तो ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो इन रिजल्ट्स की मदद से जब भी कोई कॉलिजन होगा तो कॉलिजन के बाद आफ्टर कॉलिजन जो उनकी वेलोसिटीज होंगी पार्टिकल्स की, तो उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल केसेस की तरफ। अब ये जो दोनों हमारे पास रिजल्ट आते हैं v1 और v2, और ये हैं आफ्टर कॉलिजन, तो इनके कुछ स्पेशल केसेस। अब जो स्पेशल केसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो स्पेशल केसेस एप्लीकेशन बेस्ड हैं। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब जनरल लाइफ में भी हम लोग उस कॉलिजन्स का यूज करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में गाड़ियों के दो टक्कर में ट्रक का साइकिल के साथ टक्कर हो जाए, जिसमें एक मास हैवी हो, एक मास लाइटर हो, तो एक हैवियर मास अगर लाइटर मास से टकराएगा तो वहां पर ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ साथ अल्फा पार्टिकल की जो बम्बार्डमेंट करी थी न्यूक्लियर किस पे, गोल्ड फॉइल पे,
तो वहां पर भी इसी तरह की कॉलिजन्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई हो पाया न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को, क्योंकि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी एटम के अंदर पहले पता नहीं थी, उसकी कि न्यूक्लियस एग्जैक्ट कौन सी जगह पे है, तो उसकी लोकेशन फाइंड करने में भी इस कॉलिजन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहला हम लोग लेते हैं व्हेन m1 इज ग्रेटर देन या m1 इज इक्वल टू m2, अगर m1 m2 के बराबर हो इन दोनों रिलेशन में, तो बताइए v1 क्या है, u1 क्या हो जाएगा, v1, ये दोनों इक्वल है, जीरो, पूरा का पूरा टर्म जीरो, 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 दोनों सेम है, तो 2m2, m2 से m2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, u2, तो v1 किसके बराबर आ जाएगा, u2 के बराबर आ जाएगा, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो। और जो v1 है u2 के बराबर, और v1 v2 किसके इक्वल आ जाएगा, v2 u1 के इक्वल आ जाएगा, ये दोनों इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। साथ साथ b व्हेन m1 इज ग्रेटर देन m2, और ये काफी इंपॉर्टेंट केस भी है इसका, अगर m1 बहुत ज्यादा बड़ा हो m2 से, जैसे कि m1 आपका ट्रक हो गया और m2 साइकिल हो गया, बाईसाइकिल, तो ट्रक और बाईसाइकिल के केस में क्या होगा, अगर इसका पहला रिजल्ट आता है कि सपोज अगर u1 आपका जीरो, ट्रक अगर रेस्ट फॉर्म में और बाईसाइकिल कुछ मूवमेंट कर रहा है, u1 इक्वल टू जीरो, मतलब कि एट रेस्ट। अगर u1 जीरो हो जाए तो देखिए रिजल्ट्स में ये पूरा का पूरा टर्म जीरो, और m1 बहुत ज्यादा बड़ा है m2 से, तो m2 भी जीरो, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा v1 कितना हो जाएगा, जीरो, v1 इज इक्वल टू जीरो, v1 भी कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर ट्रक के साथ बाईसाइकिल टकरा दे, तो इसकी वेलोसिटीज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वहीं v2 के केस में क्या हो जाएगा, व्हाट हैपनिंग, m2 बहुत ज्यादा छोटा है और m1 बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये माइनस वाला फॉर्म रह जाएगा, यहाँ पे m2 तो खत्म हो गया, m1 रह जाएगा, m2 भी खत्म, तो m1 से m1 कैंसिल, माइनस u2, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2m1 अपॉन, और अच्छा u1 पूरा जीरो, तो ये खत्म हो गया, तो ये पूरा का पूरा जीरो, ये बचेगा सिर्फ, तो यहां से आ जाएगा v2 इज इक्वल टू माइनस u2। इट मीन्स अगर ट्रक रेस्ट में है और बाईसाइकिल उससे टकरा जाए तो होगा क्या, बाईसाइकिल उसी रफ्तार से बाउंस बैक हो जाएगी, यस, रिबाउंड, वो क्या हो जाएगी, रिबाउंड हो जाएगी, ट्रक वहीं के वहीं रहेगा। इसी का सेकंड केस, अगर u1 के पास कोई वेलोसिटी है, u1 हैविंग अ वेलोसिटी u1, u1 के पास कोई वेलोसिटी है, अब इस केस में क्या होगा कि u1 रेस्ट में नहीं है, u1 के पास कोई वेलोसिटी है, और m1 बहुत ज्यादा बड़ा है m2 से, और u2 इज जीरो, इक्वल टू जीरो, अभी u2 जीरो है, u2 एट रेस्ट, v1 v1 कितना हो जाएगा, ये तो खत्म, m1 इज ग्रेटर देन m2, m2 वाले टर्म खत्म, m1 से m1 कैंसिल, v1 बराबर u1, तो v1 की वेलोसिटी u1 के इक्विवेलेंट आ जाएगी, और वहीं v2 कितना हो जाएगा, v2 में m1 बड़ा है, ये केस चल रहा है, कौन सा, m1 इज ग्रेटर देन m2, यहां पर v2 हो जाएगा माइनस m1, m1 से m1 कैंसिल, पर u2 तो जीरो है, खत्म, नेक्स्ट वाला 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 कैंसिल, m2 तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि m2 क्या है, बहुत बड़ा है, m छोटा है, तो m2 को हम लोग जीरो मान लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में,
m1 के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये है, तो सिर्फ क्या बचेगा 2u1। अब आप समझे, अगर आप कोई पार्टिकल के पास शुरू में कोई वेलोसिटी थी इनिशियल पहले वाले में, दूसरा वाला रेस्ट में था, तो उसकी फाइनल पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी u1 हो जाएगी, दूसरी वाले की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ट्वाइस। तो यहाँ पर हम यही करते हैं जब इस रिएक्शन का यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। इट्स यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के पास एकदम से हाई एनर्जी आ जाती है, तो उसके सामने हम क्या करते हैं, एक दूसरे ड्यूटेरियम को फेंक देते हैं, और ड्यूटेरियम उसकी जो न्यूट्रॉन है तो उसकी स्पीड को कम कर देता है। और जो पहला वाला दूसरा वाला पार्टिकल है वो क्योंकि बहुत तेज स्पीड से जा रहा होता है पहले वाले की, तो इसलिए उसकी स्पीड को कम करने के लिए वहां पर एक क्या कर देते हैं, उसको थोड़ा रेस्ट में लाने के लिए एक हैवी एलिमेंट को डाल देते हैं जिसका नाम है ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम को डाल दिया जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस तरह की इसका यूज किया जाता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए और v1 वेलोसिटी को। अब जो आपके पास केस आता है, ठीक है, अब जो आपके पास केस आता है वर्किंग, ओके, अब आपके पास जो केस आता है वो है किसका, इनइलास्टिक कोलिजन। अब इनइलास्टिक के केस में तो रेस्टिट्यूशन आपका कितना होता है, लेस देन 1, और प्लास्टिक के केस में तो 0 हो जाता है। तो इनइलास्टिक के केस में हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ वहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो रहता नहीं है, सिर्फ कौन कंजर्व रहता है, मोमेंटम। तो अब आता है नेक्स्ट, इनइलास्टिक कोलिजन में सिर्फ क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब जब मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो इसके लिए हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और यहां से हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन में कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इसमें बस ये दो चीजें कैलकुलेट होंगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनइलास्टिक कोलिजन में क्या रहती है, लॉस हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा। लेकिन इक्वेशन ऑफ किसके लिए, प्लास्टिक कोलिजन के लिए, क्वेश्चन और प्लास्टिक कोलिजन, प्लास्टिक याद है जिसमें आपका कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जाता है, 0। तो इसमें ई तो आएगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे किसका, एक डायग्राम बना सकते हैं। एक इसके पास है u1 वेलोसिटी, इस दूसरे ऑब्जेक्ट के पास है u2 वेलोसिटी, दोनों के दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड के बाद क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो जब आफ्टर कॉलिजन ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए, तो वो आगे जाकर के इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। प्लास्टिक कोलिजन के केस में तो वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, 0, और सेम हो जाएगी, तो उसको हम लिख सकते हैं पर, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, याद है ना, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। यहाँ हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v। यहां पे हम फाइनल वेलोसिटी को इससे कैलकुलेट करते हैं। जब आपके पास इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से कैलकुलेट किया जाता है, और
वहां पे मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे इलास्टिक, इनइलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं कुछ कोलिजन पे बेस्ड और काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। नंबर पहला, sphere of mass m moving with velocity u hits another stationary sphere of mass same mass. If e is coefficient of restitution, what is the ratio of velocities of two sphere after collision? Ratios निकालना है, मतलब v1 upon v2। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? यस, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे गिवन क्या क्या चीजें, मास m है, दोनों का मास सेम है हियर, both having same masses, m1 is equal to m2 is equal to m, और एक के पास u वेलोसिटी है और u2 इज 0, दूसरे वाला स्टेशनरी है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन, पुटिंग द वैल्यूज हियर, v2 माइनस v1 अपॉन u माइनस 0, है ना? थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए इसको। एडजस्ट क्या करना है, u का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमने पढ़ा है मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। u2 इज 0, पूरा का पूरा टर्म 0, u1 इज u, m1 u इज इक्वल टू, और m1 m2 सेम, तो हर जगह m कॉमन, v1 प्लस v2, एडजस्ट u से v1 प्लस v2, put the value of u in equation number first। E is equal to v2 minus v1 upon v1 plus v2। हमें इनका रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। कैसे होगा? E v1 plus E v2 is equal to v2 minus v1, E v1 plus v1 is equal to v2 minus E v2, v1 कॉमन, E plus 1, 1 minus E v2, v1 upon v2 is 1 minus E upon, इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं 1 plus E, is very very important, the ratio of two velocities। ठीक है, नोट कर लीजिए।